नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं किस्मत के सितारे। और किस्मत के सितारे में आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे विषय पर करने वाले हैं जिसके बारे में चर्चा हर कोई करता है लेकिन क्लियरेंस किसी को नहीं होती है। जी हाँ, हम बात करेंगे मंगल दोष पर। बर्थ चार्ट में कोई भी मंगलिक है, कोई बहुत आराम से कह देता है आप तो मंगलिक हैं। क्यों मंगलिक हैं, कैसे मंगलिक हैं, आगे क्या करना चाहिए, इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रदीप हुडा जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी, मांगलिक दोष के बारे में, हालांकि मेरी अपनी कुंडली में भी मांगलिक दोष है, बहुत सारे लोग बता देते हैं कि आप मांगलिक है, शादी ध्यान से कीजिए, लेकिन उसके बाद कोई कुछ नहीं बताता है। सबसे पहले तो ये कि मांगलिक दोष है क्या है? रोहित जी, जो मांगलिक है, हर तीसरा बंदा मांगलिक होता है। यानी कि बहुत लोग हमारे पास आते हैं, जब हम कुंडली बनाते हैं उनकी, तब हम बताते हैं कि मांगलिक है। एक बार वो सोचते हैं मांगलिक है, हम सोचते हैं मांगलिक में क्या हो गया, अगर मांगलिक है तो क्या बात है। हर तीसरा जातक कुंडली में मांगलिक होता है। और वो मंगल जब पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में आ जाता है, उसे उस जातक की कुंडली को मांगलिक कुंडली बोला जाता है। और आगे इसका जो प्रोसेस चालू होता है, ज़्यादातर इसको हम देखते हैं जाके शादी के समय में, कि हम कुंडली में लिख देते हैं कि मांगलिक दोष है जो शादी के समय विचारणीय होगा, और हम जाके शादी में ज़्यादा इसका ध्यान देते हैं। लेकिन मांगलिक का अगर किसी का 8वें में मंगल आ जाए, उसके भाइयों पर, उसके पिता पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और मांगलिक दोष में जब हम मैरिज करते हैं, अगर सामने वाला जिसके साथ हम मैरिज करते हैं 12 और कन्या के साथ, वो मांगलिक नहीं है, तो उसके बहुत ही बैड इफेक्ट आते हैं। कई बार तो काफ़ी खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जितने भी डाइवोर्स होते हैं या क्रोध में एक दूसरे से जो लोग लड़ते हैं, वो मांगलिक के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आती है। रोहित जी, इस वक्त हमारे पंजाब में या इंडिया में एक ही या दो बच्चे हैं लोगों के पास, और मैरिज पे कई लोग तो लाखों रुपया इसमें लगा देते हैं। और लाखों रुपया लगाने के बाद अगर वो मैरिज कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए, घर का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर लड़की शादी के बाद अपने घर में आ गई, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। और लड़का भी बिल्कुल पागलों की तरह फिर घूमता है, क्योंकि सारा जीवन एक ही दौर पे खत्म हो जाता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इंसान का जन्म, उसके बाद उसकी शादी, उसके बाद उसका जब जीवन की समाप्ति होती है, 3 ही जीवन के जो रास्ते हैं, जीवन के जो जन्म लेता है, लेकिन तीनों महत्वपूर्ण हैं। जन्म के समय और शादी के समय और मृत्यु के समय, और 3 ही भागों में इस जीवन को बांट दिया गया है। और अगर जो मैरिज का सिस्टम है, बर्थ के समय तो पता ही लगता, बच्चा जन्मा, माँ बाप ने पाल दिया, और उसके बाद शादी आ गई। शादी के बाद क्या होता है, जीवन की शुरुआत होती है, और उसके बाद बच्चे होते हैं, उनको भी पालना होता है, गृह गृहस्थी भी चलानी होती है। मैं तो यही अपने दर्शकों को सलाह दूंगा, जब भी पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें में मंगल आ जाए, तो बहुत केयरफुली आप मैरिज करें। और एक बात और जो मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, कि मांगलिक और तरीके से भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि अगर हमने वो बातें बता दी, वो सब पकड़ लेंगे बैठे बैठे टीवी पर, वो हम बताएंगे नहीं किसी को। लेकिन जो हम मंगल को देखते हैं, वो पहले में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में है, 12वें, हम वो तो देख लेते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक योग, बिल्कुल मांगलिक जैसे योग कुंडली में बन जाते हैं, जो हमने बहुत देर से उनको सीखा है, अपने गुरुओं से सीख करके वो हमने पकड़ के रखे हुए हैं। हम बंदे को चैलेंज कर देते हैं कि ये मैरिज कामयाब नहीं होगी, ये टूट जाएगी, इसका पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, और होता भी ऐसा ही है। सस्पेंस रखना चाहते हैं कुछ चीज़ों पर। हाँ। प्रदीप जी बताना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ चीज़ें मिलके और बर्थ चार्ट से बताई जाए तो ही अच्छी रहती है, नहीं तो यूं व्यर्थ चले जाती हैं। मांगलिक की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि अगर एक शख्स मांगलिक है और जिससे उसकी शादी हो रही है, वो मांगलिक नहीं है लेकिन वो शनि राशि का है, यानी कि मकर राशि का है, कोई ऐसी राशि का है, तो ऐसा भी संभव है कि ये मांगलिक है और इसकी राशि शनि से है, तो इसकी शादी हो सकती है? हाँ, एक बात मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि जब से मैं इस चैनल पे स्टार्ट हुआ, ये जो रोहित जी हैं, एक बात ध्यान रखना
कि हम आपस में मैनिपुलेट करके कुछ नहीं बोलते, ये सीधे क्वेश्चन मुझसे करते हैं और सीधे क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। वैसे मैं इनका धन्यवादी हूँ कि बहुत अच्छे ये बातें कर रहे हैं। ये बात है कि जब कोई एक जातक मंगलिक है, अगर उन्हीं घरों में 1 या 4 या 7 या 8 या 12 में शनि या सूर्य आ जाएं, उस मैरिज को कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो दूसरा फंडा है खन्ना जी, वो इसमें भी लागू नहीं होता। खन्ना जी निकालना चाहते हैं सब बातें, लेकिन ये यहाँ पे भी लागू नहीं होता। ये बात सही है कि केतु, राहु, शनि और सूर्य अगर उन्हीं घरों में आ जाएं तो मांगलिक का दोष कुछ हद तक खत्म हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं दर्शकों के लिए सवाल पूछता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा कि ऐसी चीज़ें आपके उस ज्ञान रूपा जो सागर है उससे निकालता रहूँ। अच्छा ये बताइए कि चलिए मान लीजिए शनि भी नहीं है, मांगलिक है, लव मैरिज है, मुझे तो शादी यहाँ करनी है जो भी हो जाए, ये भी प्रश्न आजकल खड़ा होता है और यही प्रश्न आजकल खड़ा होता है। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि जो मांगलिक लड़का या लड़की है उसकी शादी पहले किसी पेड़ से कर दी जाए, फिर उसके बाद पुनः किसी लड़के या लड़की से की जाए? क्योंकि ऐसा हमने सेलिब्रिटीज़ में भी बहुत बार देखा है कि पेड़ से शादी होगी और उसके बाद ऐसा किया जाए। हाँ, ये उसमें क्या करते हैं, उसमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे हम गंधर्व विवाह मान लेते हैं कि ये लव मैरिज है या ये एक दूसरे के बिना प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, लेकिन घर वाले भी कुछ उसमें यस करना शुरू कर देते हैं। उसमें जाके हम ये काम कर जाते हैं कि उनका अगर लड़की है तो उसका कुंभ विवाह या विष्णु विवाह करवा लेते हैं, अगर लड़का है उसका किसी अर्क विवाह हम करवा लेते हैं। उससे वो दोष कुछ हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जीवन भर उसके बारे में केयरफुल रहना पड़ता है। उनको अपनी कुंडली पे बार बार, कोई भी इंसान है, मैं एक बात कहूँगा कि आप 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हर किसी को अपनी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ प्लैनेट चल पड़ते हैं, कुछ दिशाएं बदल जाती हैं, उनके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर कोई ऐसी मैरिज करते हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसा लेते रहें सहयोग ज्योतिषी से कि वो अपनी कुंडली दिखाते रहें कि कहीं पे जब वो प्लैनेट आएँ जिन प्लैनेट्स के कारण उनकी मैरिज में कोई बाधा आ सकती है, उनका निवारण करते रहें, उसका बेनिफिट मिल जाता है। चलिए, उसका बेनिफिट मिल जाता है, वो भी मैं आपसे अंत में पूछूंगा कि किस तरह से निवारण हम कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मांगलिक दोष कुंडली में है तो उसको हम सीधा मैरिज से जाके जोड़ देते हैं, और क्या क्या जातक पर प्रभाव रहते हैं मांगलिक होने के उसकी पूरी लाइफ में? हाँ, मांगलिक होने का मतलब है कि जो मंगल है वो एक फायरी प्लैनेट है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, एक्स्ट्रा पावर है। किसी भी चीज़ में अगर किसी इंसान में ज़्यादा पावर का समावेश हो जाए, और जब ज़्यादा पावर हो जाएगी उसको क्रोध भी ज़्यादा आएगा, उसकी काम करने की शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो हर तरीके से और लोगों से ज़्यादा पावरफुल होता है, फायरी होता है, गुस्से वाला हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब मंगल के साथ मंगल को जोड़ते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक ऐसे उसके लगाएगा, घूंसा लगाएगा, तो कम से कम दूसरा उसके थप्पड़ तो लगा ही देगा। उन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं कि पावर एक बराबर आ जाए। जब दोनों की एक बराबर पावर आ जाती है तो दोनों मिलकर चलना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि मैं एक बात बोलूँगा, आगे से 10 बातें आएंगी। धीरे धीरे दोनों जातक आपस में ये समझौता कर लेते हैं अपने मन से कि ये भी मांगलिक है, मैं भी मांगलिक हूँ, जो मैं बोलूँगा जवाब आएगा ही आएगा, क्यों ना अपनी गृहस्थी को शांति से चला दिया जाए। चलिए ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है। अब ये बताइए कि मांगलिक जो है उसके लिए क्या रेमेडीज़ रहनी चाहिए, क्या वो अपनी लाइफ टाइम में करे जिससे कि मंगल दोष जो है उसे वो इतना तंग ना करे? हाँ, मंगल के लिए सबसे पहले जो हमारे वेद ग्रंथों में लिखा गया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, वो कहते कि इसमें बंदे को सदाचारी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वो झूठ का सहारा ना ले, झूठा ना खाए किसी का। इन बातों को अगर वो लेकर चलता है, झूठा ना खाए, किसी का सदाचार में रहे, और क्रोध पर कंट्रोल भी रखे, मंगल का व्रत भी कर ले वो, और कई जगह जाके चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल पेंट करके लड़कियां डालती हैं, और जो जातक है वो अपने पास लाल रुमाल भी रखते हैं, जेब में रखते हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते, वैसे ही पास रखते हैं। इन बातों से फिर क्या होता है, वो मंगल 8वें का है, 12वें का है,
पहले का है या चौथे घर का है या सातवें घर का है, उनके फिर अलग अलग सिस्टम में उपाय बताए जाते हैं। एक बात मैं खन्ना जी आपको बताता हूँ कि उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के पास पहले घर में मंगल है, वो मंगल जो वो उपाय कर रहा है वही उपाय 8वें वाला भी करेगा या 12वें वाला भी करेगा। आगे जाकर के उसी तरीके से उपाय बदल जाते हैं, रेमेडीज बदल जाती हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इसमें आसान है वो यही है कि मंगल का प्रसाद वो बांटते रहें और उसके बाद सदाचार का पालन करें, किसी का झूठा मत खाएं और झूठ ना बोलें, उससे जो मंगल है कंट्रोल में रहता है। हनुमान जी की उपासना भी इसमें सहयोग देती है। हाँ, मंगल का जो स्वामी देव हैं वो हनुमान जी हैं। आपने देखा होगा कि जितनी शक्ति हनुमान जी में है, वो पहाड़ तक भी उन्होंने संजीवनी का उठा लिया सेकंडों में। श्री राम जी ने उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया और जो मंगल के स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं, इसीलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। उनके जो संधूर है, जो उनके चरणों में संधूर चढ़ाया जाता है, वहाँ से उठा करके संधूर को मस्तक पे लगाया जाता है। और मंगल जब भी मार के छुआ किसी के ऊपर, आपने शायद सुना भी होगा और देखा भी होगा कि राजीव गांधी जी शनि मंगल में उनको प्रॉब्लम आई, इंदिरा गांधी जी को शनि मंगल में प्रॉब्लम आई। और जब भी बड़े बड़े विस्फोट या बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े युद्ध इस संसार में होते हैं, उस वक़्त कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव चल आता है, क्योंकि मंगल बारूद जो ये हथियार हैं इनका कारक भी उनको माना गया है। और हनुमान जी जो हैं वो उनको लाल चोला पान क्या क्या होता है वो, उसको वो कत्था लगाया जाता है, वो भी लाल ही होता है, संधूर भी लाल ही चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को मंगल का स्वामी माना गया है और हनुमान जी की पूजा करने पर जो है मंगल बहुत शांत होते हैं। और हनुमान जी की पूजा मंगलिक वालों को करते ही रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रामायण पर, अगर रामायण का कहीं पे पाठ होता है, अगर ये लोग वहाँ पे गुलाब के फूल लेके जाते हैं, कहते हैं अगर श्री राम जी खुश हो जाएं तो हनुमान जी अपने आप खुश हो जाते हैं। सीता माता, श्री राम जी और जो उनकी पारिवारिक एक तस्वीर होती है परिवार की, राम दरबार जिस तस्वीर को हम बोलते हैं, अगर जो लड़कियां हैं वो जानकी जी के चरणों में नमस्कार करें और जो लड़के हैं वो हनुमान जी को नमस्कार करें, तब जाके बहुत बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी का भी दर्जा दिया गया है। जो लड़कियां हैं वो हनुमान जी के डायरेक्ट सामने जाने से उनको बचना चाहिए। वो अगर कोई चीज़ चढ़ाना चाहते हैं तो राम दरबार में जाकर के श्री माँ जानकी जी, सीता माता के चरणों में कुछ अर्पण करें तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा प्रदीप जी, का आखिरी सवाल कि क्या ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि कुंडली में जो बर्थ चार्ट में ये अर्ध मंगलिक है, पूरी तरह से मंगलिक नहीं, वो क्या स्थिति रहती है? उसमें क्या होता है, जो जैसे सप्तम का मंगलिक है, सातवें घर का मंगलिक इतना डेंजरस नहीं माना जाता। उसको हम बोल देते कि ये कुछ आंशिक मंगलिक है, इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। और जैसे 8वें का मंगलिक है, उसको पूर्ण उसका इफेक्ट आएगा, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। उन चीज़ों को कुछ देख के या आगे जा कर के गुरु की जो दृष्टि है वो मंगल पे पड़नी शुरू हो जाए, या शनि की जो दृष्टि है वो मंगल पर पड़ जाए, तब जाके हम कहते हैं कि ये आंशिक मंगलिक है। मंगल को एक प्लेनेट जाके काट रहा है, यानी कि उसकी काट लगा रहा है, उसको रोक रहा है कि आप ऐसा मत करिए, आप रुक जाइए। इसलिए कई जगह पे जाके हम उसको आंशिक मंगलिक बोलते हैं। जब उस प्लेनेट को रोकने के लिए दूसरा प्लेनेट पावरफुल तरीके से या अपनी प्रेम पूर्वक दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि से उसको समझाने की कोशिश करे, तब जाके हम उसको बोलते हैं कि ये आंशिक मंगलिक है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आज आपने मांगलिक के बारे में हमें समझाया कि मांगलिक दोष बर्थ चार्ट में किस तरह से आता है, किन किन घरों से इसका विचार होता है, कैसे इसका निवारण किया जाना चाहिए और क्यों इसे इतना सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि जब आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो मुश्किल आपको आती है, दिक्कत आपको आती है, इसलिए आप इसका खास ध्यान रखें। और अगर आप पंडित प्रदीप अरोड़ा जी से संपर्क करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप फ़ोन नंबर लगातार नीचे दिया जाता है, उस पर कॉल कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपके दुखों के निवारण के लिए पंडित प्रदीप अरोड़ा इसी तरह से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।